जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ाई जो कर रहे थे चैप्टर 3 हम लोग का चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, आज चैप्टर में थोड़ा सा ये बातें रह गई थी। ठीक है, अभी तो चैप्टर खत्म नहीं होगा, अभी और आगे पढ़ना है। लेकिन हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज था, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग 2 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे। ठीक है, अभी आपको ये बातें पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन तो पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, अभी समझेंगे हम लोग पीछे क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा रिवीजन करके चलेंगे आगे। लेकिन हाँ, पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोग पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। तो ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से कि आज का थोड़ा सा जो वीडियो होने वाला है थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया है। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग डाइल्यूट एसिड मतलब कि तनु अम्ल के साथ हम लोग रिएक्शन करवाने वाले हैं मेटल के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इस बात को समझना है तो हमें पीछे वाले बातों को क्लियर करना पड़ेगा, या फिर पीछे हम लोग पढ़ के क्या आए हैं। ठीक है, तो आपको यदि पीछे का यदि लेक्चर देख चुके तो आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, आशा करते हैं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, पीछे का यदि लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप यदि डायरेक्ट यहाँ पे आकर विजिट करते हैं तो यहाँ तक आपको वीडियो आना समझ में संभव नहीं होता। ठीक है, तो आपको पीछे जाकर पहले अच्छी तरह से वीडियो को रिकवर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर को हम लोग लगभग लगभग बोले तो 50% पोर्शन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। 50% और पोर्शन बच चुका है, जो कि अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जल्दीबाजी में नहीं पढ़ रहे, बिकॉज जल्दीबाजी में पढ़ने का क्या फायदा जब समझ में नहीं आया। ठीक है, नॉर्मल चले, थोड़ा सा कम पढ़े लेकिन समझ में आनी चाहिए बात है। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमारा चैप्टर का नाम क्या था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु क्या होता है, इसका हिंदी में होता है। इसमें हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ चुके थे कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, धातु का भौतिक गुण और अधातु का भौतिक गुण के बारे में भी चर्चा कर चुके थे। अब आए थे हम लोग धातु का केमिकल यानी रासायनिक गुण के बारे में पढ़ने आए थे। ठीक है, तो रासायनिक गुण में हम लोग क्या पढ़े थे, रासायनिक गुण में क्या होता था कि रासायनिक गुण में हम लोग देखते थे कि रिएक्शन करने के बाद जो गुण प्राप्त होता था उसे हम लोग कहते थे रासायनिक गुण। लेकिन भौतिक गुण क्या था, जो बाहर से दिखाई देता था उसे हम लोग कहते थे भौतिक गुण। ध्यान से देखिएगा, इसमें अब जाने तो रासायनिक गुण में हम लोग 2 प्रॉपर्टी देख लिए थे। एक था क्या, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ क्रिया, पहला। दूसरा देखे थे धातुओं का वाटर अर्थात जल के साथ क्रिया। अब इसमें आपको याद रखना था कुछ बातें कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, सब बातें याद रखना था। जब धातु ऑक्सीजन के साथ बनाती है मतलब रिएक्शन करती है तो याद रखना था धातु यानी धात्विक ऑक्साइड निर्माण करती है। लेकिन यही धातु जब जल के साथ रिएक्शन करेगी तब क्या बनाएगी, H2O अर्थात जल के साथ रिएक्शन करेगा। जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, धातु हाइड्रोक्साइड, या तो जल वाष्प के साथ रिएक्शन करता था तब क्या बनाता था, धातु ऑक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता था। ये सब बातें हम लोग अच्छी तरह से पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसी कारण एक एक टॉपिक को लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पे आज हम लोग को देखना है तीसरा प्रॉपर्टी, जो कि धातु का केमिकल प्रॉपर्टी है। क्या बोला जा रहा है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब क्या होता है, धातुओं की क्रिया तनु अम्ल के साथ। तनु अम्ल क्या होता है, यदि आप चैप्टर 1 अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। एक होता है सांद्र विलयन और एक होता है तनु विलयन। इसी प्रकार से यहाँ लेकर क्या है, तनु अम्ल और एक होता है सांद्र अम्ल। अब क्या होता है तनु अम्ल, क्या होता है सांद्र अम्ल, थोड़ा सा समझते हैं हम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तनु अम्ल मतलब क्या होता है कि अम्ल की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मतलब जैसे कि पानी में क्या घोला गया, अम्ल घोला गया। ठीक है, तो पानी में जब अम्ल घोला जा रहा है तो पानी में अम्ल की मात्रा बहुत ही कम है, एकदम थोड़ा सा मात्रा में है, तो उसे हम क्या कहते थे, तनु विलयन कहते थे। इसी प्रकार से यहाँ तनु अम्ल जाने तो तनु अम्ल में क्या हो जाएगा, वैसा मतलब कि अम्ल बोल सकते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा बहुत कम मात्रा में हो। ठीक है, वैसे को हम क्या कहते हैं, तनु अम्ल। लेकिन अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा जैसे हमको क्या कह देंगे, सांद्र अम्ल कह देंगे। जैसे कि आपको याद आ रहा होगा तनु विलयन और सांद्र विलयन में, एक गिलास हम क्या लेते हैं, समझाने के लिए ले रहे हैं यहाँ पे, एक गिलास वाटर लेते हैं। वाटर में हम लेते हैं यहाँ पे 2 तरह का एक वाटर लेते हैं, एक तरह का मतलब वाटर सेम रहेगा यहाँ पे, जितना इतना नहीं है उसी प्रकार इसमें भी उतना ही वाटर लेते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं इसमें नमक मिला रहे हैं और इसमें भी नमक मिला रहे हैं, इसमें भी नमक मिला रहे हैं, इसमें भी नमक मिला रहे हैं। लेकिन बात रहा है कि इसमें हम मिला है 100 ग्राम और इसमें मिला दिया 800 ग्राम, और इसमें जल है 1 लीटर और इसमें भी जल है 1 लीटर। तो ध्यान से देखिएगा, 1 लीटर जल में 100 ग्राम नमक मिलाएंगे तो एकदम थोड़ा सा मिलेगा, लगेगा कि इसमें तो नमक मिलाया हुआ नहीं है,
तो ऐसे विलेन को हम लोग कहते थे तनु, मतलब मिलाया तो गया है पदार्थ लेकिन बहुत कम मात्रा में। लेकिन 800 मिलाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा कड़वा लगने लगता है। अब कड़वा लगेगा तो हमें क्या पता चलेगा, यह एक प्रकार का सांद्र विलेन हो जाएगा। इसी प्रकार से तनु अम्ल और तनु सांद्र अम्ल को हम लोग समझे कि तनु अम्ल मतलब अम्ल की मात्रा बहुत कम, लेकिन सांद्र आ जाएगा तो सांद्र मतलब अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं तो चैप्टर 1 जाते तो बहुत अच्छी तरह से ये सब अपनी कवर की समझ में आई बात है। बिकॉज वैसे भी चैप्टर 3 में डायरेक्ट आकर आप पूरा अच्छी तरह से वीडियो को मतलब कि चैप्टर को समझ तो नहीं सकते हैं, पीछे का तो रिवीजन होना चाहिए। और यदि वीडियो देख भी है तो पीछे का रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ बातें को हम लेकर लाए हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, और इसका एग्जाम्पल हम लोग अभी सामने ही लेंगे और आप लोग को रिएक्शन लिखने आना चाहिए। रिएक्शन आप लोग अब अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिएगा हमने क्या लिखा है कि धातु तनु अम्ल के साथ, जब धातुएं क्या होती है, धातु तब समझ में आता है। देखिए धातु की क्रियाशीलता से हमने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए क्रियाशील धातु लिखे हैं। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारे धातु वहां पे मिल लेंगे, लेकिन अब समझना है कि जब धातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया करती है तब वह क्या बनाती है, लवण बनाती है। याद रख लीजिएगा बातें को। अभी लवण क्या होता है, अभी तुरंत बनाएंगे। लवण तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। इस अभिक्रिया में धातु क्या करते हैं, हाइड्रोजन को तनु अम्ल से विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित मतलब होता है हटा देना, विस्थापित मतलब हटा देना। आप चैप्टर 1 की बातें थोड़ा सा करें तो वहां पे एकल विस्थापन अभिक्रिया था। एकल विस्थापन अभिक्रिया को थोड़ा सा याद करें तो क्या था, एक अधिक क्रियाशील धातु क्या करता था, कम क्रियाशील वाले धातु को उसके लवण विलयन से हटा देता था। वह एक चैप्टर में बातें की गई थी, आप अच्छी तरह से रिवीजन किए होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये बातें यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो अभी तुरंत हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। धातु तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लवण का निर्माण करेगा, प्लस में क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। अब ध्यान से देखिए, धातु में बहुत सारे धातु ले सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले पोटेशियम है, पोटेशियम धातु ले लेते हैं। पोटेशियम धातु को किसके साथ रिएक्शन करवाना है, तनु अम्ल। तनु अम्ल को हम लोग HCl ले लेते हैं, कोई दिक्कत है। अम्ल बहुत सारा होता है, HCl होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, सबके बारे में जानेंगे अभी हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग HCl ले रहे हैं। जब यहाँ पे पोटेशियम तनु अम्ल HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना, सिंपल सी बातें बोला है ना। ध्यान से देखिएगा, जब रिएक्शन करता है तो इस अभिक्रिया में धातु जो होता है, धातु हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित कर देता है। यह अम्ल है क्या, HCl एक प्रकार का अम्ल है, तो अम्ल से विस्थापित कर देगा, मतलब हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, मतलब हाइड्रोजन को हटा देगा और क्या बना देगा, Cl। पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग का काम हम नहीं करेंगे, बैलेंसिंग तो आपको करना पड़ेगा, तो बैलेंसिंग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में ये बातें आ गई थी। अब यहाँ पे K कैसे बनाया, Cl कैसे बनाया, कभी कभी 2 आता है, कभी कभी 3 आ जाता है, आपको बताया गया। पोटेशियम का बैलेंसिंग कितना होता है भाई, पोटेशियम का बैलेंसिंग देखिए तो बाहरी कक्षा में कितना होता था, 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्या, बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता है ना। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल तो 2 8 8 और 1 होता है, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब किसके साथ जुड़ रहा है, क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है। क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन का कितना, क्लोरीन का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7 होता है। मतलब बाहरी कक्षा में 7, तो 7 तो बाहरी कक्षा में नहीं रह सकता है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करता है, और जितना ग्रहण और जितना दान देता है भाई उसकी वैलेंसी कहलाती है। इसका भी वैलेंसी 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो K1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 तो दिखाता नहीं है, Cl1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो Cl लिखा गया। इसी प्रकार से सब हम लोग बनाते हैं। समझ में आई बात है क्या, ये चैप्टर 9 क्लास की बात है, इसी कारण बोला जाता है यदि थोड़ा सा पीछे का रिवीजन होता तो आगे पढ़ने का कुछ मजा ही और होता। समझ में आई बात है क्या, मतलब आगे हम लोग पढ़ते तो अच्छी तरह समझ में आता, और पढ़ाई का मजा जब भी आता है जब समझ में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार से आपका कहना होगा पोटेशियम के साथ रिएक्शन तो करवा दिए, अब यहाँ पे इसे लवण नाम क्यों देते हैं, तो लवण पता है ना, लवण बताया गया था, एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, और लवण क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो K पर हमेशा प्लस चार्ज, क्योंकि यह धातु होता है, और Cl क्लोरीन अधातु होती है। आप बातें अच्छी तरह से जानते हैं कि धातु पे हमेशा प्लस चार्ज होता है और धातु पे माइनस चार्ज। तो ध्यान से देखिएगा, KCl एक प्रकार का लवण हो जाएगा,
नॉर्मल सी बातें है ना, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज दोनों एक दूसरे के साथ न्यूट्रल कर देगा, मतलब कि लवन बना देता है, और लवन ही तो न्यूट्रल होता है ना, इसी प्रकार से इसको कहते हैं लवन। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे धातु लवन भी बोलता है, कभी यहाँ पे ऐसे देगा कि तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करके लवन नहीं तो धातु लवन निर्माण करता है, तो बात अलग थोड़े ना। धातु लवन मतलब ये पोटेशियम क्या है, धातु है, और Cl मतलब क्लोरीन, तो धातु लवन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम हमेशा क्या है, धातु है, सोडियम भी आएगा तो धातु है, तो धातु लवन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लवन याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, सोडियम का क्रिया कराते हैं। सोडियम का भी क्रिया किसके साथ, HCl के साथ, क्या बना लेगा, सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो क्या बना देगा, NaCl। इसके बारे में तो पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले 1 चैप्टर से। यह भी एक प्रकार का लवण, बाहर क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ये बातें आप लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, इसी प्रकार से बहुत सारा है। कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम लिए, इसके साथ रिएक्शन करवा दिए HCl के साथ। अब आपको बताना है क्या बनेगा, तो समझ में आई बात है। कैल्शियम का वैलेंसी 2, पता नहीं तो निकाल के देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, और क्लोरीन का 1, जब 2 और 1 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, CaCl2 का निर्माण करेगा, कैल्शियम क्लोराइड, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। समझ में आई बात है क्या। इसी प्रकार से और बहुत सारा दिया हुआ है, बहुत सारा ले सकते हैं। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल के लिए जगह छोड़े हैं, मैग्नीशियम भी धातु है क्या, मैग्नीशियम धातु का हम HCl के साथ रिएक्शन ही करवा देते हैं, HCl क्या बना देगा, Mg, यानी मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और क्लोरीन का 1, तो क्या बना देगा, MgCl2 बना देगी। ठीक है, प्लस में क्या बनाया जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार के और एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं फिलहाल हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपके मन में ऐसा तो प्रश्न आना चाहिए, केवल एक ही प्रकार के अम्ल ले रहे हैं, HCl, और भी तो अम्ल हो सकता है ना, तो वही आगे बातें लिखा हुआ है। इसी प्रकार धातु में अन्य अम्ल, मतलब दूसरे अम्ल के साथ, दूसरे तनु अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर, यानी क्रिया कर क्या करती है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब दूसरा अम्ल क्या होता है, हम लोग ले लेते हैं, चलिए देखते हैं। पोटेशियम में लेते हैं K, प्लस में H2SO4, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सिंपल सी बातें है ना। ध्यान से देखिएगा, जब आप रिएक्शन करवाइएगा तो पोटेशियम की वैलेंसी अभी ज्यादा 1 होता है, और SO4 अर्थात सल्फेट के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकाल देगा ना। अभी तो बोले ना कि हाइड्रोजन गैस को हमेशा बाहर निकाल देना रहता है, तो हाइड्रोजन गैस तो हट जाएगा, लेकिन सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो हमको वैलेंसी पता होना चाहिए। तो सल्फेट आयन का क्लास 9 में आप वैलेंसी पढ़े हैं, क्या होता है, सल्फेट आयन का वैलेंसी 2 होता है। अब पोटेशियम का वैलेंसी 1, सल्फेट आयन का वैलेंसी 2, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ, तो क्या बनाएगा, K2, और SO4 का 4 बना देगा, मतलब K2SO4 का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। K2SO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। यह भी एक प्रकार का लवण, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पे धातु और यह एक प्रकार का लवण है, मतलब कि क्या है, आयन है, आयन है, तो यहाँ पे हम लोग मिलकर के क्या बनाता है, लवण का निर्माण करता है। ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार से और भी तो धातु हो सकता है ना, सोडियम पोटेशियम नहीं, सोडियम भी ले सकते हैं, कैल्शियम भी ले लीजिए, कैल्शियम का क्रिया करवा देते हैं H2SO4 के साथ। अब ध्यान से रिएक्शन करें तो क्या बना देगा, कैल्शियम का वैलेंसी 2, सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 और SO4 का वैलेंसी भी 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक एक बच जाएगा, तो एक तो लिखा नहीं जाता है, तो क्या बन जाएगा, CaSO4 का निर्माण करेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। मतलब कि हमें पता चलता है कि जब धातुएं क्या करती है, जब तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती है। इतना बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ बातें यहाँ तक लिखा हुआ है, लेकिन इस बातों को समझने से पहले हम क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में जानते हैं। ये बातें आप पढ़े होंगे, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर 1 में नहीं पढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्रियाशीलता श्रेणी बताया गया। क्रियाशीलता श्रेणी क्या था, सबसे टॉप यानी सबसे ऊपर उस मेटल को रखा जाता है जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और सबसे नीचे वह धातु आता है जिसकी लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है,
जैसे कि देखिए गोल्ड, सोना किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, सबसे नीचे आराम से जाके पटक दिया जाता है इसे। लेकिन पोटेशियम, पोटेशियम इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि सबसे ऊपर इसे रखा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रियाशील करने वाला धातु होता है। सोडियम भी बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। तो इन सभी की क्रियाशीलता श्रेणी में सजाया जाता है, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता सबकी अलग अलग होती है। ये बातें समझ में आई होगी, ध्यान से देखिएगा। क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन से नीचे बात कर रहा है। हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन? कॉपर, Hg यानी सिल्वर, पारा बोला जाता है ना, पारा मतलब मरकरी, और Ag मतलब सिल्वर यानी चांदी, और Au मतलब गोल्ड। ये सब तो अब आपको बातें पता होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन से नीचे आने वाले धातु हाइड्रोजन को तनु अम्ल से विस्थापित नहीं कर पाते। कितनी अच्छी बात है, बोला है कि जो हाइड्रोजन से नीचे धातु आएगा ना, वह हाइड्रोजन को तनु अम्ल से विस्थापित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? हाइड्रोजन से कम होती है। अब बातें देखिएगा ध्यान से। मान लिया जाए हाइड्रोजन से नीचे हमारा आ रहा है धातु कॉपर, कॉपर को हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो करेगा क्या? बताइए, बनाएगा। कॉपर हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है, इतना इसके पास क्षमता है क्या? पावर है? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि कॉपर इसके नीचे आ रहा है, मतलब इसकी क्रियाशीलता, कॉपर की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है और हाइड्रोजन की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है। तो यह तो इसके पास जाएगा, लेकिन यह इसको हटाने नहीं देगा, क्योंकि बोलेगा कि तुम्हारे से ज्यादा मेरे पास पावर है। इसी कारण यह रिएक्शन बिल्कुल और बिल्कुल नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात है क्या? क्यों? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है, और बोला गया हमेशा जब क्रिया करेगा जब हाइड्रोजन से ज्यादा ऊपर होगा तब, क्योंकि क्रियाशीलता में हमेशा क्या होता है? हाइड्रोजन को विस्थापित करना रहता है। देखिए बातें बताया गया कि हमेशा हाइड्रोजन को अम्ल के साथ विस्थापित कर दिया जाता है। इसी प्रकार कोई भी धातु ले लीजिए आप, Hg यानी पारा को किसके साथ रिएक्शन कराया जाता है? H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे बताइए हाइड्रोजन है कि नहीं है ना, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे हटाने के लिए जाएगा, लेकिन हटा नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता इससे कम है, तुरंत से इसे भगा देगा। मान लो, समझ में आई बात है। तो अब यहाँ पे ये भी रिएक्शन संभव नहीं। समझ में आई बात है क्या? यहाँ तक आपको बातें क्लियर होगा। लेकिन अब कहना इस बात का था कि हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तो कुछ ना कुछ अपवाद निकल के आ जाता है। तो आप जानते हैं अपवाद के बारे में, अपवाद क्या होता है। यहाँ तक आपको बातें अच्छी तरह समझ में आया, यही की बातें बोला है। क्रियाशीलता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से नीचे आने वाले धातु है ना, वो हाइड्रोजन को तनु अम्ल से विस्थापित नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम होती है। अरे भाई कम है तभी तो नीचे रखा गया है ना, इसी कारण तो रखा गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। कुछ अपवाद है, ज्यादा नहीं, एक अपवाद है। ऐसा एक अम्ल है जो बोलता है कि तुम हमारे साथ रिएक्शन करोगे तो हम हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं। समझ में आई बात? एक अम्ल के बारे में पढ़ना है केवल, जो हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं निकालने देती। बाकी जितना भी अम्ल है ना, H2SO4 और हो गया, HCl हो गया, और मतलब बहुत सारे अम्ल है ऐसे, तो उन सभी अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। सब में कॉमन दिख रहा होगा, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन दिख रहा है, सब में हाइड्रोजन दिख रहा है। लेकिन एक अम्ल ऐसा है जो कभी हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं निकालने देती, बोलती है कि हमारे साथ हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकल पाएगा। वही हमको अपवाद के बारे में पढ़ना है। तो पहले आप इतना तक उतारिए, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अभी हमने बोला कि कुछ अपवाद है। अपवाद मतलब कि देखिए सभी अम्ल क्या था, सभी अम्ल के साथ क्या करता है कि धातु जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस हमेशा बाहर निकलता है। लेकिन अपवाद में क्या होता है कि अपवाद में ऐसा नहीं होता है। अपवाद में हमको क्या जानना है कि अपवाद में लिखा हुआ है जब धातु में HNO3, इसका नाम आपको डेफिनेटली पता होगा। HNO3 का नाम क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। जब धातु में नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तब लवण का निर्माण तो होता है। ऐसा बात नहीं कि लवण नहीं बनेगा, लवण यहाँ भी बना, लवण यहाँ भी बना, लेकिन हाइड्रोजन गैस बन रहा था ना। लेकिन यहाँ पे लवण तो बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलता। मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि HNO3 एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। अब यहाँ पे फिर से चैप्टर 1 की बातें बोल दिया। अब चैप्टर 1 आपको अच्छी तरह से याद होगा, तो वहां पे एक बातें बताया गया था, एक होता है ऑक्सीकारक और एक होता है अकारक। ऑक्सीकारक क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीकरण करा देता है, और अकारक क्या होता है? जो दूसरे को अवकरण करा देता है। ऑक्सीकारक मतलब क्या?
कि दूसरे को या तो ऑक्सीजन दे देगा या तो उसके साथ हाइड्रोजन को हटा देता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाया तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन को दे सकता है, ठीक है। तो मतलब कि ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, वैसा मतलब एजेंट होता है, ऐसा पदार्थ भी कह सकते हैं, ऐसा तत्व भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा पदार्थ कह सकते हैं जो दूसरे पदार्थ को क्या करता है, ऑक्सीकरण करा देता है। ऑक्सीकरण मतलब या तो ऑक्सीजन को जोड़ देगा या तो हाइड्रोजन को हटा देगा, उसे कहते हैं ऑक्सीकारक कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लवण का तो निर्माण हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि HNO3 एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है और जो निकलने वाले हाइड्रोजन गैस को क्या बदल देता है, जल में बदल देता है। ध्यान से देखिएगा, अभी एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए हम लेते हैं पोटेशियम, पोटेशियम की क्रिया करवाते हैं HNO3, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन तो करेगा और क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, मतलब कि KNO3 बनाता है। पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है और नाइट्रेट का भी वैलेंसी 1 होता है, समझ में आई बात है। तो 1 1 तो दिखाता नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट। अब ध्यान से देखिएगा, आपको कहना होगा कि हाइड्रोजन गैस कहाँ गया, तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा, लेकिन क्या करता है कि यह बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक होता है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, यह गति से जाकर इसको क्या कर देता है, ऑक्सीजन दे देता है, और ऑक्सीजन दे देगा तो क्या बन जाएगा, H2O, यानी यह एक प्रकार का जल बन जाएगा। समझ में आई बात है क्या, ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक क्यों बोला गया, क्योंकि ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन को देना मतलब कि ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब कि पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़वा रहा है, ऑक्सीजन को जुड़वाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करवा दे उसे हम लोग क्या कहते थे, ऑक्सीकारक। यहाँ यही पे बात लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस को जल में बदल देता है, मतलब हाइड्रोजन गैस तो निकला था, लेकिन उसको जाकर गति से क्या करता है, ऑक्सीजन प्रदान कर देता है, और ऑक्सीजन दे देगा तो ऑक्सीकारक है, और ऑक्सीजन दे देगा तो यह जल में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आई बात है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार से और होता है, बहुत सारे मेटल होते हैं जिनके साथ हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलता, लेकिन इसमें भी अपवाद है, आगे पढ़ेंगे तुरंत। देखिए ध्यान से, सोडियम के साथ मान लिया जाए रिएक्शन किया HNO3, तो क्या बनाएगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। लेकिन यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा ना, लेकिन यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन गति से आकर के इसे ऑक्सीजन दे देता है, और ऑक्सीजन दे देगा तो या फिर से क्या बन जाता है, जल बन जाता है। समझ में आई होगी बात है। अब ऑक्सीजन जुड़वा रहा है तो ऑक्सीकारक कहेंगे, या तो हाइड्रोजन घटवाता तो भी ऑक्सीकारक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे घटवा सकता है, एक ही केवल हाइड्रोजन है तो घटा सकता है क्या, नहीं ना, इसको हो सकता है कि ऑक्सीजन दे सकता है। लेकिन अब अपवाद में ही अपवाद आता है भाई, अपवाद क्या है, लेकिन Mg मतलब मैग्नीशियम और Mn धातु लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अपवाद याद रखना है कि मैग्नीशियम और Mn मतलब मैग्नी, दो ऐसे मेटल हैं जो HNO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद भी किसका निर्माण कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देते हैं। समझ में आई बात है। इतने सारे मेटल में से कोई भी हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकाल पाता, क्यों, क्योंकि HNO3 जाकर के गलती से तुरंत से क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है, और वह जल में बदल जाता है। लेकिन इस तरह जब मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन को देने नहीं देता है, जिस कारण से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम की क्रिया करते हैं HNO3 के साथ, तो क्या बना देगा, Mg, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होता है और नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है, तो मैग्नीशियम को क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो एक तो निकल नहीं जाता, लेकिन NO3 के साथ होल ट्वाइस आ जाता है, ठीक है। प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर निकल जाता है, क्योंकि अपवाद है, केमिस्ट्री में तो पढ़ना पड़ेगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रकार से Mn यानी मैग्नीज, मैग्नीज जब रिएक्शन करेगा HNO3 के साथ तो क्या करेगा, ये भी तुरंत से बाहर निकाल जाता है। मैग्नीज का भी बैलेंस होता है 2, याद रखिएगा, निकालना आता होगा तो निकाल के रख लीजिए, MnNO3 का होल ट्वाइस, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। बस यही तो बातें हैं ना। केवल दो मेटल ऐसे हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है, लेकिन इतने सारे मेटल में से कोई के पास ऐसा पावर नहीं होता है जो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल पाए। ये था आपका डाइल्यूट एसिड अर्थात तनु अम्ल के साथ धातुओं की क्रिया।
यहाँ तक आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया होगा आप लोग सीधा सीधा डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, बाकी आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अगला टॉपिक आएगा हम लोग आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा बात बताए थे आगे क्या पढ़ना है। अगला टॉपिक जो आएगा एक्वा रेजिया के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आई बात है? अभी बता दिए तो आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, अब यहाँ तक आप उतार लीजिए। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी के बस शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही आपसे अनुरोध रहता है। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।